अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कभी ये ख्याल आया है कि एक मुक़द्दस मतन जंग और अमन जैसे पेचीदा मामलात पर क्या रहनुमाई फराहम करता है? आज हम कुरान के एक हिस्से का जायज़ा लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो तनाज़ात, मुहाइदों और समाजी निज़ाम के लिए क्या उसूल तय करता है। तो चलिए शुरुआत इसी बुनियादी सवाल से करते हैं कि ये मतन जंग, अमन और समाजी ताल्लुकात जैसे पेचीदा इंसानी मामलात को संभालने के लिए किस किस्म का फ्रेमवर्क यानी एक ढांचा फराहम करता है। इस मौजू को बेहतर तौर पर समझने के लिए हमने इसे 4 अहम हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले जंग के उसूल, फिर तनाज़ुआत और सिफारतकारी, इसके बाद उन 3 ग्रोहों का जिक्र जिनका तस्करा है, और आखिर में मुआशरे के लिए कवानीन। तो सबसे पहले बात करते हैं जंग के असूलों की। ये मतन मैदान जंग में और लड़ाई के बाद दोनों सूरतों में तर्ज अमल के लिए क्या मखसूस ज़ाब्ते बयान करता है। अच्छा, जंग के बाद जो सबसे पहला और अहम मसला सामने आता है वो है माल गनीमत का, यानी वो माल जो मुखालिफ फौज से हासिल होता है। ये मतन उसकी तकसीम का एक बिल्कुल वाज़ेह उसूल कायम करता है। अब यहाँ देखिए, ये बहुत दिलचस्प है कि माल गनीमत की तकसीम का एक बिल्कुल साफ मालियाती हुक्म दिया गया है। एक बड़ा हिस्सा यानी 80% सीधा जंगजुओं में तकसीम होगा, जबकि 20% हिस्सा अल्लाह, रसूल और सबसे अहम मुआशरे के कमज़ोर तबकों के लिए रखा गया है। तो ये ना सिर्फ लड़ने वालों की हौसला अफजाई है, बल्कि इससे समाजी बहबूद का भी ख्याल रखा गया है। माली उसूलों के साथ साथ ये मतन मैदानी जंग में अखलाकी तर्ज अमल पर भी बहुत जोर देता है। साबित कदमी, इत्तेहाद और ईमान को कामयाबी की कुंजी करार दिया गया है, और ख़ास तौर पर आपस के झगड़ों से सख्ती से मना किया गया है, क्योंकि ये कमज़ोरी और नाकामी का बायस बनते हैं। जंग के उसूलों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मतन सफारतकारी यानी डिप्लोमेसी, माहिदों और अमन के बारे में क्या रहनुमाई देता है। ये स्लाइड खारिजा ताल्लुकात के हवाले से मतन के दोहरे नुक्ता नज़र को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ अमन की पेशकश का जवाब अमन से देने का हुक्म है, दूसरी तरफ अगर गद्दारी का डर हो तो मुआहदे को ख़त्म करने का इख्तियार भी दिया गया है, ताकि दोनों फरीक बराबरी की सतह पर आ जाएं। यहाँ एक बहुत अहम बात है, अगर किसी मुआहदे को तोड़ना भी पड़े तो उसके लिए भी एक पूरा तरीक़ेकार बताया गया है। फ़ौरन जंग शुरू करने के बजाय 4 महीने की मोहलत दी जाती है, और इस दौरान भी अगर कोई पनाह मांगे तो उसे तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म है, जो इंसानी हमदर्दी की एक बड़ी मिसाल है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम इस्तस्ना भी है। ये मतन उन फरीकों के साथ किए गए मुआहिदों को उनकी मुद्दत पूरी होने तक निभाने का सख्ती से हुक्म देता है, जो अपने वादों पर कायम रहे हैं। ये उसूल मुआहिदों की पासदारी और दयानतदारी की अहमियत को बहुत नुमाया करता है। इस पूरे बयानिए में बार बार 3 मुख्तलिफ ग्रोहों का जिक्र आता है, मोमिन, मुनाफिक और काफिर। तो आइए देखते हैं कि ये मतन उनकी पहचान, उनके आमाल और उनके अंजाम को किस तरह बयान करता है। ये टेबल इन तीनों गिरोहों का एक मुख्तसर खाका पेश करता है। मोमिनों को साबित कदम और मददगार दिखाया गया है, मुनाफिकों को शक और फसाद फैलाने वाला बताया गया है, जबकि काफिरों को वादा तोड़ने वाला और हक का इनकार करने वाला करार दिया गया है। और जाहिर है कि उनके आमाल ही उनके हतमी अंजाम का तयन करते हैं। ये मतन ख़ास तौर पर मुनाफिकीन के किरदार पर रोशनी डालता है और ये बताता है कि वो किस तरह कस्मों और बहानों का सहारा लेकर अपनी असल नियतों को छुपाने की कोशिश करते हैं। उनके कौल और फ़ेल का तज़ाद ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, तो जंग और खारजा पॉलिसी के बाद अब हम मुआशरे की अंदरूनी साख्त और उसकी फलाह व बहबूद के लिए बयान करदा उसूलों पर नज़र डालते हैं। ये मतन मुआशरे की शनाख्त के लिए कुछ बुनियादी सुतून कायम करता है, जैसे नमाज कायम करना और ज़कात यानी इज्तमाई खैरात का एक निज़ाम। मस्जिदों की देखभाल को सिर्फ एक इमारत की देखभाल नहीं, बल्कि ईमान के अमली इजहार के तौर पर पेश किया गया है। और यहाँ हम एक मुकम्मल समाजी बहबूद के निज़ाम की तफसीलात देखते हैं। ज़कात के लिए 8 मखसूस ग्रोहों की निशानदही की गई है, जिनमें गरीब, मिस्कीन, कर्जदार और मुसाफिर तक शामिल हैं। तो ये सिर्फ खैरात नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म माशी ढांचा है जो माशरे के हर कमज़ोर तबके का ख्याल रखता है। ये मतन समाजी वफ़ादारियों की बुनियाद ईमान पर रखता है।
کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں، اور ان کی مشترکہ ذمہ داری معاشرے میں نیکی کو فروغ دینا اور برائی کو روکنا ہے۔ اس اتحاد کو سماجی استحکام کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہاں وفاداری کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم اور کہہ لیں کہ فیصلہ کن اصول بیان کیا گیا ہے کہ اگر خاندانی رشتے ایمان اور ایک بڑے مقصد کی راہ میں رکاوٹ بنے تو پھر ایمان کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ اصول اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ نظریاتی وابستگی کی اہمیت ذاتی رشتوں سے بھی بڑھ کر ہو سکتی۔ تو ہم نے جنگ، سفارتکاری اور سماجی بہبود کے ان قدیم اصولوں کو دیکھا، لیکن اب یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کی اس جدید دنیا میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ کیا یہ اصول آج بھی ریاستوں، معاشروں اور بین الاقوامی تعلقات میں رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں مزید سوچنے اور تحقیق کرنے کی دعوت دیتا ہے۔